Bismillahirrahmanirrahim. A ball rebounds to half the height from which it is dropped. If it is dropped from 10 feet, how far does it travel from the moment it is dropped until the moment of its height? 8 bounce. हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। ये मैं एक बॉल ले लेता हूँ जो कि ये 10 फीट से नीचे ये गिरती है, ठीक है, ड्रॉप की जाती है। तो ये आपके पास दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। ये ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये दोबारा फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो इधर से फिर ये जब ऊपर जाएगी तो हाफ रह जाएगी इसका डिस्टेंस, तो ठीक है। अब देखिए उसने कहा हुआ है कि पहले जब वो गिराई गई उससे लेकर 8 बाउंस तक उसने ऊपर नीचे कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो गिवन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 10। फर्स्ट टाइम वो 10 फीट की हाइट से गिराई गई थी, ठीक है। ऊपर से वो 10 फीट थी, जब नीचे से बाउंस बैक होके ऊपर आई तो वो हाफ रह चुकी थी। हाफ जब ऊपर आई तो फिर वो दोबारा नीचे आई, ठीक है। अब देखें वो पहले पे तो जब हमने गिराई उसमें तो वो 1 टाइम था, तो इसलिए हमने 10 लिखा। 10 के बाद हाफ 5 हो जाता है, ठीक है। तो अब 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है? क्योंकि देखें जब वो 10 से जब नीचे आई थी, गिरी थी और नीचे से ऊपर गई, ऊपर से दोबारा नीचे आई, तो वो तो आपके पास 2 टाइम उसने डिस्टेंस कवर किया ना, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए। तो जो आपके पास पहला बाउंस था उसमें उसने जब 10 फीट से गिराई वो तो जस्ट ऊपर से गिरी थी, तो इसलिए इसमें हमारे पास 1 टाइम होगा। 10 के साथ 1 लिखेंगे, बाकी जितने भी अगले आएँगे, अगली टर्म्स आएँगी हाफ होते-होते, उनके साथ सारों के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाएँगे, क्योंकि वो जो नेक्स्ट वाले बाउंस होंगे उनमें वो ऊपर भी जाएगी और ऊपर से नीचे भी। वो डिस्टेंस ऊपर भी कवर कर रही है और नीचे भी कवर कर रही है, इसलिए वो 2 टाइम डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब 5 वाला डिस्टेंस भी 2 टाइम कवर हो रहा है। अब 5 का हाफ अगर देखा जाए तो 5/2 होता है, ठीक है। 5/2 से अगला हाफ क्या होगा? तो वो इस तरह से करते-करते उन सारों के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि आपके पास वो हाइट 10 की हाइट से गिराई गई थी, ना कि वो नीचे से ऊपर आई 10 की हाइट पे ऊपर से नीचे आई। अगर इस तरह होता तो फिर तो हम 10 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करवाते। उसने क्वेश्चन में कहा था बॉल इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम 10 फीट, अगर वो ऊपर 10 फीट की हाइट से गिराई जाए, ठीक है। तो इसलिए 10 के साथ आपने 1 मल्टीप्लाई, मतलब कि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना, और जो नेक्स्ट वाली टर्म्स होंगी उनके साथ सबके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि वो आपके पास ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो इस तरह से वो डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक है। तो जो बाकी वाली टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स थी 8 टर्म तक, उसमें से तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जब हमने ब्रैकेट बना ली तो ब्रैकेट में से देखें इन सारी टर्म में से एक टर्म तो हमने बाहर लिख ली, तो ब्रैकेट वाली टर्म्स के अंदर तो फिर 7 टर्म्स रह जाती हैं, इसलिए हमने 8 के बजाय 7 टर्म लिखना है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हमने कहा था कि हर बाउंस के बाद उसका जो है वो हाइट जो है हाफ रहती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब कॉमन रेशियो क्या होती है वो आप लोग रख के देख सकते हैं, ठीक है। A2 डिवाइडेड बाय A1। तो चेक करते हैं हम इसको। तो देखिए जो ब्रैकेट वाली टर्म थी इसके अंदर तो हमारे पास 7 टर्म थी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज थी, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला। और इसमें आर हमने आगे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आर आप चेक कर सकते हैं, आर जो है वो 1/2 निकला है, ठीक है। आर 1/2 है तो वो 1 से लेस है, इसलिए आर बाद में रखा है। तो ये हमने A1 और आर की जगह वैल्यूज रिप्लेस करनी है, A1 की 5, आर की 1/2 और एन की 7, क्योंकि 7 टर्म था तो एन 7। तो ये हम सारी वैल्यूज रिप्लेस करके हम इसको फाइंड करके चेक करेंगे, ये आपके पास आ जाता है 955/32। हिंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपके पास ये इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। आप बेशक इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दें, ठीक है, या आप इस मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक ही छोड़ दें काफ़ी है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ठीक है। आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, हिंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बाकी जो आपके पास वो स्टार्टिंग में लिखा होता है कि फार्मूला ये वो, ठीक है, वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फार्मूला पुट करें, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएं और आप रिक्वायर्ड आंसर निकाल लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन विशेस टू सेव मनी बाय सेटिंग असाइड वन द फर्स्ट डे। पहले दिन वो 1 रुपया जमा करता है, दूसरे दिन 2 रुपये और तीसरे दिन 4 रुपये, ठीक है। एंड सो ऑन डबलिंग द अमाउंट ईच डे, मतलब हर आने वाले दिन में वो पीछे वाली अमाउंट से डबल सेव करता जा रहा है, ठीक है। इफ़ दिस कंटिन्यूड हाउ मच मस्ट बी सेट असाइड ऑन द 15th डे। तो मतलब कि 15वें दिन उसने कितनी जमा
की होगी, ठीक है, कितनी अमाउंट जमा की होगी। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट सेव्ड एट द एंड ऑफ 30 डेज, और दूसरी चीज़ आपने ये भी बतानी है कि एक महीने के बाद उसके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी। टोटल सम निकाल लेना, ठीक है, ये टोटल अमाउंट, ठीक है। गिवन डैट डे 1, डे 2, डे 3 अप टू सो ऑन डे 30 डे तक वो सेव कर रहा है, ठीक है। और अगर पहले दिन वो 1 रुपया रख रहा है, सेव कर रहा है, फिर 2 रुपये, फिर 4 रुपये, इसी तरह करते करते 30th सम तक जा रहा है, ठीक है। अब इसमें A1 हमें पता है 1 है। कॉमन रेशियो इसमें देख लें, 2/1 करें वो आपको पता है 2 ही मिलता है, 4/2 करें तब भी 2 ही मिलता है, तो R2 कॉमन रेशियो 2 है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो फार्मूला हमारे पास किसी भी टर्म का फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। अब उसने कहा था कि पहले तो चीज़ उसने फाइंड करने को कहा है कि उसने 15वें दिन कितनी अमाउंट जमा की है, ठीक है। इफ दिस कंटिन्यूड हाउ मच मस्ट बी सेट असाइड ऑन द 15th डे, जस्ट आपने 15वें दिन जो उसने सेव की है वो बतानी है, ठीक है। ये नहीं कि 15 डे तक, मतलब पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक वो टोटल सम नहीं मांग रहा, वो जस्ट 15वें दिन की वो बता रहा है कि उसने कितनी सेव की है अमाउंट, ठीक है, 15वें दिन। तो उसमें जस्ट आपने n की जगह 15 रिप्लेस करना है, ये n इज इक्वल टू 15, अगर वो 13 कह देता तो n की जगह 13 रिप्लेस कर लेता, ठीक है। तो जस्ट आपने टर्म के अंदर वो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जस्ट आपने n की जगह रिप्लेस करके आपने बता देना है कि इसने इस दिन इतनी अमाउंट सेव की है, ठीक है। तो इसमें A15 जस्ट उसने 15 रिप्लेस किया, ठीक है। और ये आपके पास 15 रिप्लेस करके साथ में A1 और R वो भी गिवन थे, ठीक है, वो भी पुट किए, तो आपके पास 16384। तो ये 15वें दिन उसने इतनी अमाउंट जमा की है, ठीक है। इतनी अमाउंट जमा नहीं मतलब कि सेव की है, ठीक है, 15वें दिन। ही सेव्ड अमाउंट ऑन 15 डे, इसने 15वें दिन इसने अलग से फिर ये एक स्टेटमेंट ही बना के लिखी है कि ये इसने इतनी अमाउंट इसने सेव की थी 15वें दिन। तो अब जो उसने नेक्स्ट चीज़ पूछी थी वो क्या थी कि पहले दिन से लेकर 30th डे तक उसका टोटल सम निकालें, जितनी जितनी वो अमाउंट जमा करता रहे। तो ये आपके पास ये जमा करते करते आपके पास A1 इक्वल टू 1, R इक्वल टू 2, N इक्वल टू 10, 30, तो ये सारा डाटा गिवन था, ठीक है। इस सीरीज़ को देखते हुए हम फिर R अगर देखें तो R हमारे पास 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम सम का फार्मूला ये लगाएंगे। अब हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने 15 डे वाली फाइंड करनी थी, अब सम वाले में आपने जस्ट ये फार्मूला लगाना होता है। 3 तरह के फार्मूलाज होते हैं, आपको बता चुका हूँ। 2 जो होते हैं वो फाइनाइट सीरीज के लिए होती हैं, और इनफाइनाइट सीरीज के लिए A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, वो भी बता चुका हूँ। तो इसमें SN का ये फार्मूला लगाया है, ठीक है। और n की जगह ये सारी वैल्यूज रिप्लेस की हैं, ठीक है। वैल्यूज रिप्लेस करके चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट हम लोगों ने जमा कर ली है, ठीक है। तो ये देखें जी, बहुत बड़ी अमाउंट जमा हुई है, ठीक है। इसमें बस ठीक है, ये पढ़ लें। -1, ये -1 क्या चीज़ है। दिस इज़ द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 30th डेज। तो ये देख लें, आप लोग एक महीने के अंदर इतनी अमाउंट भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह से जमा करते जाएं कि मतलब कि एक दिन 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपये, ठीक है। तो ये आप जो है इतनी बड़ी अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल सम है। ये -1 मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये टोटल अमाउंट, ये जो 1 माइनस हो रहा था ये माइनस कर रहा है, ठीक है। 2 की पावर 30 लें तो वो आता है, ठीक है। 1 माइनस करें फिर आपके पास, ठीक हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट इसमें 2 ही चीज़ें थी। एक तो 15 डे की वाली आपने अमाउंट बतानी थी कितनी सेव की है, जस्ट उसने टर्म के फार्मूले के अंदर 15 रिप्लेस किया है n की जगह, और फिर सम का फार्मूला उसने लगा के टोटल 30th डे तक उसने टोटल अमाउंट बता दी कि इतनी अमाउंट हमारे पास सेव हुई है। अब द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन अ कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली फ्रॉम 64,000 टू 729,000 इन 6 days। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज इफ द रेट इज assumed टू बी कांस्टेंट। कि आपके पास इतने बैक्टीरियाज जो है वो कल्चर में, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और किस अमाउंट से, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज, सबसे पहले जो सबसे इनिशियल स्टेप पे जो हमारे पास बैक्टीरिया थे वो कितने थे, 64,000। लास्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज, ये लास्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया उसने कहा कि 64,000 से लेकर यहाँ तक इन 6 डेज, 6 दिनों के अंदर इतने बैक्टीरियाज बन गए, ठीक है। तो ये आखिरी दिन इतने थे, ठीक है। तो AN भी दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, गिवन डेज n इज इक्वल टू 7, और टोटल डेज कितने हैं, 7 डेज हैं। अब देखें उसने कहा है कि 6 डेज, ठीक है। तो इसमें आपके पास इस डे से लेकर इस डे तक आपके पास उसने बीच वाले डेज अभी बताए हुए हैं, 6 डेज हैं।
हालांकि ये आपके पास अगर देखा जाए तो पूरा वीक बन जाता है, ठीक है। तो n इक्वल टू 7 इधर लेंगे और वी नीड r, हमें r फाइंड करना है। टर्म फाइंड करने का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, a n इक्वल टू a वन r की पावर n माइनस वन। तो सिंपल ये हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी उनको हमने इधर रिप्लेस किया, ठीक है। और यहाँ से हम r फाइंड कर सकते हैं कि r की पावर 664 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इसके पॉइंट में निकालें 11.3906। अब हमने r की पावर 6 ख़त्म करना है तो 1/6 दोनों तरफ ले लेंगे, 1/6 1/6, इसकी पावर 1/6 लें तो 1.5। तो दैट्स द रेट ऑफ डेली इंक्रीज इज़ 50%। तो रोज़ कितने इंक्रीज़ कर रहे हैं? 50% बैक्टीरियाज इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो उसने टर्म का फार्मूला लगा के, ज्योमेट्रिक सीरीज का टर्म का फार्मूला लगा के उसके अंदर जो जो चीज़ें गिवन थी, इसमें दो ही चीज़ें गिवन थी, ए वन और ए एन। तो हमने क्या फाइंड करना था? आर फाइंड करना था। ये देखिए, फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज इफ द रेट इज एज्यूम्ड। हमने डेली रेट बताना है, मतलब कॉमन रेशो बतानी है। तो कॉमन रेशो आर क्या आ गया? 1.5। तो 1.5 आपके पास, दस द रेट ऑफ डेली इंक्रीज इज 50%। तो ये 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट।